नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माई करंट में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 31 मार्च की जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या फिर जितनी भी करंट अफेयर है उसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रामसर साइटों के रूप में सूचीबद्ध स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर किस राज्य सरकार पर NGT द्वारा दोस्तों NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। तो यहाँ पर किस पर लगाया गया है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर कर्नाटक। तो दोस्तों यहाँ पर जो जुर्माना लगाया गया है वो लगाया गया है केरल पर। केरल दोस्तों, जो हमारे केरल में जो लिस्टेड रामसर स्थल थे उनकी देखरेख करने में विफल रहा है दोस्तों। तो इसलिए NGT ने केरल सरकार पे 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। अब दोस्तों केरल में यदि बात करें तो पहले नंबर पे आता है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील दोस्तों, और दूसरी जो झील है दोस्तों वो है अष्टमुडी झील। अष्टमुडी झील, और ये दोनों झील दोस्तों क्या हैं? ये रामसर स्थल है दोस्तों। और इनको दोस्तों कब शामिल किया गया था? तो इनको 2002 में रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। और ये केरल की दोस्तों दोनों झीलें हैं। और यदि बात करें कि वेम्बनाड झील दोस्तों केरल के सबसे बड़े, ये जो वेम्बनाड झील दोस्तों दिख रही है ना, तो ये केरल के सबसे बड़े आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र को, पारिस्थितिकी दोस्तों क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र है ये। और इसको कब जो है रामसर स्थल में शामिल किया गया था? तो 2002 में। और अष्टमुडी झील दोस्तों जो है ये कई पौधों और पक्षियों की प्रजातियों का आवास है, और इसको भी दोस्तों 2002 में ही यहाँ पर शामिल किया गया था। तो कहने का मतलब ये है कि वेम्बनाड झील और अष्टमुडी झील को 2002 में ही यहाँ पर दोनों झीलों को रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। तो यहाँ पर इन्हीं की देखरेख नहीं कर पाई है केरल सरकार, तो इस वजह से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यहाँ पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना केरल सरकार पर लगा दिया है। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों कि आखिर आर्द्रभूमि क्या होती है। तो आर्द्रभूमि दोस्तों, आर्द्रभूमि हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसलिए आर्द्रभूमि का होना बहुत ज़रूरी है। तो आर्द्रभूमि के दोस्तों पहले नंबर पर पृथ्वी की किडनी भी दोस्तों कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी की किडनी कहा जाता है इसको। जिस तरीके से शरीर में किडनी का काम दोस्तों ब्लड को, या जो हमारे शरीर में जो वेस्ट होता है उसको उसको क्या करती है? संशोधित करने का काम करती है। तो उसी प्रकार से ये आर्द्रभूमि भी, जो पृथ्वी पर जितनी भी पर्यावरण से संबंधित नुकसान से, जो पोल्यूशन है, उसको कंट्रोल करने का काम हमारी आर्द्रभूमि करती है। और इसलिए आर्द्रभूमि का होना बहुत ज़रूरी है, और इनकी सुरक्षा भी करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो यहाँ पर आर्द्रभूमि दोस्तों, आर्द्रभूमि न केवल पारिस्थितिकी तंत्र बल्कि हमारी जलवायु के लिए भी महत्वपूर्ण है। जो जल विनियमन, क्या क्या काम करती है आर्द्रभूमि? एक नंबर पे जल विनियमन करती है दोस्तों, इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है दोस्तों बाढ़ नियंत्रण का भी काम इससे होता है। इससे बाढ़ नियंत्रित होती है दोस्तों, बाढ़ नियंत्रण का काम होता है। और जल शोधन भी, जो दोस्तों फिल्टर का काम करता है, जल शोधन जैसी आवश्यक सेवाएं दोस्तों प्रदान करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है दोस्तों वो है CO2 को अवशोषित करने का काम ये आर्द्रभूमि करती है दोस्तों। यदि बात करें कि ये रामसर स्थल, जो रामसर स्थल है ये दोस्तों ईरान का एक शहर है। रामसर स्थल है ना, तो जो रामसर स्थल है दोस्तों, तो ये रामसर जो नाम की जगह है, तो ये दोस्तों ईरान का एक शहर है। कहाँ का है? ईरान का। और यहीं पर दोस्तों एक कन्वेंशन हुआ था, एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था यूनेस्को द्वारा। कब किया गया था? 1975 में। 1975 में। तो ये एक दोस्तों क्या है? ये एक अंतर सरकारी जो है पर्यावरण संधि है। एक अंतर सरकारी पर्यावरण दोस्तों संधि है। ये चीज़ याद रखनी है, पर्यावरण संधि है। यदि रामसर स्थल को सिंपल शब्दों में कहें तो एक आर्द्रभूमि साइट जिसे विशेष रूप से रामसर कन्वेंशन के तहत जल पक्षी के आवास के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए नामित किया गया था। कब? 1975 में। और इसको क्या बोला जाता है? रामसर स्थल को एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है जो दुनिया भर के रामसर स्थलों की देखरेख और सुनवाई करती है, जिससे इनको सुरक्षित किया जा सके। अब यहाँ पर बात ये आती है कि NGT, जो NGT है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, तो इसने दोस्तों केरल सरकार पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। तो NGT की स्थापना दोस्तों हुई थी 2010 में। कब हुई थी? 2010 में हुई थी। और ये पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण, यानी पहले नंबर पर क्या है? पर्यावरण संरक्षण, और दूसरे नंबर पर है वन संरक्षण।
इन दोनों को संरक्षण प्रदान करने के लिए ही एनजीटी की स्थापना 2010 में की गई थी। यानी तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, ये दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं, किसके? एनजीटी के। तो याद रहेगा दोस्तों, इतनी चीज़ें अब समझ में आ गई होंगी। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, हीरो मोटरकॉर्प बोर्ड का नया सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है। तो वो किनको बनाया गया है? निरंजन गुप्ता को बनाया गया है, के कृतिवासन, तबलेश पांडे या श्रेया घोड़ावत। तो यदि बात करें दोस्तों श्रेया घोड़ावत की, तो श्रेया घोड़ावत है, ये दोस्तों क्या है? तो ये एक सी प्रोग्राम है जो जलवायु पर आधारित है। तो उसकी दोस्तों ये राजदूत क्या चुनी गई हैं? राजदूत हैं दोस्तों। और राजदूत किसकी हैं दोस्तों? तो ये हैं सी चेंजेस, जो समुद्र है ना उसमें जो उथल पुथल देखने को मिल रही है, उसकी दोस्तों ये क्या बनाई गई हैं? उसकी ये राजदूत बनाई गई हैं सी चेंजेस क्लाइमेट की। सी चेंजेस क्लाइमेट की ये दोस्तों आधा का है। तबलेश पांडे दोस्तों ये एलआईसी, जो एलआईसी है, एलआईसी के क्या हैं? प्रबंध निदेशक हैं दोस्तों। ये एलआईसी के प्रबंध निदेशक हैं, एमडी हैं। और यहाँ पर के कृतिवासन, तो के कृतिवासन दोस्तों ये टीसीएस की हैं। टीसीएस की क्या है? सीईओ हैं, सीईओ हैं दोस्तों। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के कृतिवासन टीसीएस की हैं। तबलेश पांडे एलआईसी के प्रबंध निदेशक हैं। श्रेया घोड़ावत को सी चेंजेस क्लाइमेट की राजदूत बनाया गया है। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो आंसर है निरंजन गुप्ता। यानी निरंजन गुप्ता को दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प बोर्ड का नया सीईओ बना दिया गया है। अब यहाँ पर अगली बात करें कि हीरो मोटोकॉर्प के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो इस समय परमानेंट अध्यक्ष कोई नहीं है दोस्तों, कार्यकारी अध्यक्ष यहाँ पर अभी काम कर रहे हैं दोस्तों, कार्यकारी अध्यक्ष। और प्लस इनको हम पूर्णकालिक निदेशक भी मतलब पदभार संभाल रखे हैं। ये पूर्णकालिक निदेशक भी हैं दोस्तों, पूर्णकालिक निदेशक। तो इनका दोस्तों नाम क्या है? तो इनका नाम है दोस्तों पवन मुंजाल। क्या नाम है? पवन मुंजाल इनका नाम है। तो याद रखिएगा, ये पवन मुंजाल दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशक भी हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हीरो मोटोकॉर्प दोस्तों एक भारतीय क्या है? एक भारतीय बहुराष्ट्रीय मोटरसाइकिल प्लस स्कूटर निर्माता है। और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और ये दुपहिया वाहनों का सबसे बड़ा निर्माता है। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1984 में, 1984 में। हीरो साइकिल है ना, हीरो साइकिल दोस्तों, हीरो साइकिल जो कि जापान, हीरो साइकिल दोस्तों कहाँ का? जापान का। और प्लस इसके साथ में होंडा मोटर कंपनी, इन दोनों का दोस्तों क्या था? एक संयुक्त उपक्रम था हीरो मोटोकॉर्प। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अब हम देखेंगे, अब देखेंगे अगली चीज़ें कि किस तरीके से यहाँ पर चलेंगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम एक कंप्लीट लिस्ट आपको दे रहे हैं कि जो जनवरी से लेकर के अभी तक जितने अपॉइंटमेंट हुए हैं वो हम सारे के सारे यहाँ पर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, टीसीएस का सीईओ दोस्तों के कृतिवासन को बनाया गया। एलआईसी का प्रबंध निदेशक तबलेश पांडे को। सी चेंजेस क्लाइमेट की राजदूत श्रेया घोड़ावत हैं। टेक महिंद्रा एमडी और सीईओ मोहित जोशी। मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कि न्यूयॉर्क में है, प्रथम भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन है? उनका नाम है अरुण सुब्रमण्यम। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग दोस्तों, इसके जो अध्यक्ष बने वो विष्णु बरुआ। और सशस्त्र सीमा बल की महानिदेशक रश्मि शुक्ला। मुख्य आर्थिक सलाहकार है अनंत नागेश्वर। और गोदरेज इंडस्ट्रीज के सीईओ दोस्तों कौन बने हैं? विशाल शर्मा। और प्रेस सूचना पीआईबी दोस्तों, इसके महानिदेशक बने हैं राजेश मल्होत्रा। और फिक्की के महासचिव हैं दोस्तों शैलेश पाठक। तो अब चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में सीधे क्वालिफाई करने में श्रीलंका दोस्तों क्या रहा है? विफल रहा है ना, श्रीलंका विफल रहा है। तो इस बार क्रिकेट विश्व का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया जाएगा? इस बार का जो क्रिकेट विश्व कप है 2023 में जो खेला जाएगा, यानी इसी वर्ष, तो ये इस बार दोस्तों कहाँ पर खेला जाएगा? तो इस बार दोस्तों जो आयोजन किया जाएगा वो आयोजन किया जाएगा भारत में। कहाँ पे? अपने प्यारे भारत में इस बार का क्रिकेट विश्व कप खेला जाएगा। और इसकी दोस्तों शुरुआत कब से होगी? तो इसकी शुरुआत होगी 5 अक्टूबर 2023 से। 5 अक्टूबर 2023 से ये क्रिकेट विश्व कप स्टार्ट हो जाएगा। और श्रीलंका इसमें दोस्तों इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाया। इसका मतलब ये है कि ये क्रिकेट विश्व कप 2023 जो आईसीसी के द्वारा आयोजित किया जाएगा उसमें श्रीलंका भाग नहीं ले पाएगा। तो कौन कौन सी टीमें हैं दोस्तों जो क्वालिफाई कर ली हैं अभी तक? तो हम उन टीमों के दोस्तों यहाँ पर नाम लिख दे रहे हैं जिससे थोड़ा सा आसानी रहे। तो पहले नंबर पर दोस्तों है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की दोस्तों जो टीम है
न्यूजीलैंड देश ने यहाँ पर क्वालिफाई कर लिया है। दूसरे नंबर पे है दोस्तों इंग्लैंड, इंग्लैंड भी यहाँ पर क्वालिफाई कर चुका है। और तीसरा जो देश है दोस्तों वो है भारत अपना, भारत ने भी क्वालिफाई किया। और चौथा जो देश है दोस्तों वो है बांग्लादेश, वो क्या है, वो है दोस्तों बांग्लादेश। और पाँचवें नंबर पे दोस्तों कौन सा देश है, तो पाँचवा है पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। और छठे नंबर पे है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, छठे नंबर पे कौन सा देश है दोस्तों, तो छठे पे है ऑस्ट्रेलिया। और सातवें नंबर पे आता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान दोस्तों, अफगानिस्तान। और आठवें नंबर पे है दोस्तों वेस्ट इंडीज। तो ये दोस्तों 8 टीमें हैं जिन्होंने अभी तक इस क्रिकेट आईसीसी टूर्नामेंट के लिए, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो यहाँ पर इसका आयोजन दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में 11 एशिया और प्रशांत, दोस्तों यहाँ पर 11 एशिया के देश हैं और प्रशांत देश जो पैसिफिक कंट्रीज हैं के शांत व्यापारिक समझौते में शामिल होने के लिए किस देश ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर दोस्तों समझौते का नाम है 11 एशिया और प्रशांत देशों के साथ दोस्तों व्यापार समझौते में शामिल होने के लिए कौन सा देश है दोस्तों जो इसने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो उस देश का दोस्तों नाम है, उस देश का दोस्तों यहाँ पर नाम है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम दोस्तों इस समझौते में शामिल होने के लिए यहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं। अब ये दोस्तों समझौता क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे। तो ये दोस्तों इस समझौते को दूसरा नाम भी यहाँ पर दिया जाता है। उस दूसरा नाम दोस्तों इस समझौते का क्या है, इसका नाम है दोस्तों ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए, है ना, के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता, व्यापक और प्रगतिशील समझौता, ये दोस्तों इस समझौते का पूरा नाम है, यानी दूसरा नाम है दोस्तों। तो और इस समझौते को दोस्तों कब शुरुआत में स्थापित किया गया था, तो ये 2018 में इस समझौते को शुरू किया गया था। तो इसी में दोस्तों यूनाइटेड किंगडम इस समझौते के तहत शामिल हो जाएगा। और इस समझौते में दोस्तों टोटल कितने देश हैं, तो टोटल 11 देश हैं दोस्तों। इसीलिए इसका नाम ही है कि 11 एशिया और प्रशांत देशों के साथ व्यापार समझौते में शामिल होने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अब दोस्तों अब जब ये शामिल हो गया यूनाइटेड किंगडम, तो अब टोटल कितने हो जाएंगे, अब टोटल 12 सदस्य यहाँ पर होने वाले हैं। तो अभी तक कौन कौन से देश दोस्तों इसमें शामिल हैं, तो उन देशों के नाम भी हम यहाँ पर देखते हैं एक एक करके, कौन कौन से देश इस समझौते में शामिल हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर पहले नंबर पर दोस्तों यहाँ पर आता है ऑस्ट्रेलिया, पहले नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। 11 सदस्य हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा लिखने में, तो इसलिए थोड़ा सब्र बनाए रखिएगा और जिससे चीज़ें याद हो सकें। ब्रुनेई, और तीसरे नंबर पे है कनाडा, और चौथे पे है दोस्तों चिली की राजधानी दोस्तों सैंटियागो है, और कनाडा की राजधानी दोस्तों ओटावा है, और ब्रुनेई की राजधानी बंदर सिटी बागवान है, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी दोस्तों बताइएगा कैनबरा है, क्या है, कैनबरा। तो चिली, और चिली के बाद में दोस्तों अगला जो देश है वो है जापान, क्या है, जापान। और छठे नंबर पर दोस्तों है मलेशिया, छठा देश कौन सा है दोस्तों, मलेशिया। और सातवां जो देश है दोस्तों वो है मैक्सिको, और मैक्सिको की दोस्तों राजधानी है मैक्सिको सिटी, ये भी याद रखिएगा। और 8वें नंबर पे है न्यूजीलैंड, और 9वें नंबर पे दोस्तों है पेरू की राजधानी दोस्तों लीमा, और न्यूजीलैंड की राजधानी दोस्तों कीव है, कीव दोस्तों यूक्रेन की राजधानी है। न्यूजीलैंड की राजधानी दोस्तों आप बताइएगा क्या है। 10वें नंबर पे दोस्तों आता है सिंगापुर, और सिंगापुर की दोस्तों भी क्या है, कैपिटल सिंगापुर सिटी है। और 11वें नंबर पे दोस्तों आता है वियतनाम, और वियतनाम की दोस्तों राजधानी क्या है, हनोई। तो ये दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर ये 11 देश इस समझौते में शामिल हैं। तो अब इसके बाद में दोस्तों जब यूनाइटेड किंगडम इस समझौते में शामिल हो जाएगा, तो अब टोटल जो दोस्तों देश हो जाएंगे इस समझौते में, तो वो 12 हो जाएंगे। चलते हैं दोस्तों अगले न्यूज़ की तरफ। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है वो है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका दोस्तों सही आंसर है नई दिल्ली। तो इसका दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि हुआ क्या है आखिर दोस्तों यहाँ पर एक न्यूज़ निकल के आ रही थी कि नेचुरल गैस पाइपलाइन दोस्तों, जो नेचुरल गैस पाइपलाइन है, नेचुरल गैस पाइपलाइन, तो नेचुरल गैस पाइपलाइन है दोस्तों अपने यूनिफाइड जो रेट अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहे थे, यूनिफाइड रेट, उसमें दोस्तों क्या किया है इसने दोस्तों परिवर्तन कर दिया है। यानी परिवर्तन, अब जो रेट होगा वो 1 अप्रैल से प्रभावी होगी, यानी जो नई दरें होंगी दोस्तों वो 1 अप्रैल से प्रभावी होने वाली हैं। अब यहाँ पर बात ये की जा रही है कि 1 नेशन 1 ग्रिड और 1 टैरिफ के महत्वाकांक्षी उद्देश्य के लिए इन दोस्तों नई रेट को यहाँ पर लागू किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का दोस्तों हमने हेडक्वार्टर बता दिया कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। और ये एकीकृत टैरिफ जो बदलाव होंगे दोस्तों वो इसी की देखरेख में ये होंगे दोस्तों।
यदि बात करें कि नेशनल गैस ग्रिड क्या होता है, ये क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं कि नेशनल गैस ग्रिड क्या होता है। नेशनल गैस ग्रिड, नेशनल गैस ग्रिड। तो नेशनल गैस ग्रिड क्या होता है दोस्तों, तो इसमें बहुत सारी कंपनियां आती हैं दोस्तों, और उन कंपनियों की संख्या दोस्तों है लगभग 9-10 कंपनियां आती हैं जो इसमें नेशनल गैस ग्रिड में शामिल है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल गैस ग्रिड में कौन कौन सी कंपनियां शामिल हैं, तो ये थोड़ा इसलिए इन कंपनियों को याद रखना जरूरी है। तो पहले नंबर पे है दोस्तों, IOC। क्या नाम है? IOC मतलब दोस्तों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। और दूसरे नंबर पे जो दोस्तों कंपनी आती है वो आती है ONGC, है ना, ONGC। और तीसरे नंबर पे दोस्तों आता है गेल इंडिया। और चौथे नंबर पे दोस्तों आता है पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये दोस्तों चौथी कंपनी है। और पांचवें पे दोस्तों आता है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट। और उसके बाद में दोस्तों आता है छठे नंबर पे, छठी जो कंपनी है वो है गुजरात गैस लिमिटेड। है ना, गुजरात गैस लिमिटेड। और सातवें नंबर पे दोस्तों आता है रिलायंस गैस पाइपलाइन। और आठवें नंबर पे दोस्तों आता है GSPL इंडिया गैस नेट लिमिटेड। और 9वें नंबर पे आता है GSPL इंडिया ट्रांस लिमिटेड। तो ये दोस्तों 9 कंपनियां हैं जो नेशनल गैस ग्रिड सिस्टम में शामिल हैं दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है दोस्तों यहाँ पर कि वह प्राकृतिक यानी वह कौन सा बीजा है जिसके धारकों को, यानी जिसके पास दोस्तों बीजा होगा, ये वाला जो बीजा होगा उनके जीवन साथियों को, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, अमेरिका में काम करने की अनुमति दे दी है। किसने दोस्तों? अमेरिका ने। तो उस बीजा का नाम क्या है? यानी यदि किसी के पास ये वाला बीजा है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो यदि वो फीमेल होगा तो अपना जो उसके हस्बैंड होंगे मेल, तो वो अमेरिका में जाकर के काम कर सकते हैं। और यदि वो मेल हस्बैंड होगा तो अपनी वाइफ को ले जाकर के इस वीज़ा के तहत काम करने के लिए अलाउ हो सकेगा, यानी अलाउ कर दिया है किसने? अमेरिका ने। तो अब यहाँ पर बात की जाए कि वो उस वीज़ा का नाम क्या है, तो उस वीज़ा का नाम है दोस्तों H1B वीज़ा। यदि किसी भी व्यक्ति के पास में, चाहे वो किसी भी देश का नागरिक हो, यदि उसके पास में H1B वीज़ा है तो वो अपने फैमिली यानी वो अपने जीवन साथी, फैमिली नहीं दोस्तों, केवल जीवन साथी की बात की गई है, तो जीवन साथी में मेल के लिए फीमेल होगी और फीमेल के लिए मेल होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर अलाउ कर दिया गया है। तो H1B वीज़ा दोस्तों है क्या, इसके बारे में हम देखते हैं कि H1B वीज़ा क्या है। तो H1B वीज़ा जो दोस्तों है, तो ये एक प्रकार का गैर आप्रवासी वीज़ा है। पहले नंबर पे कैसा वीज़ा है? गैर आप्रवासी वीज़ा है। तो अभी भी आपकी समझ में नहीं आया होगा कि ये गैर आप्रवासी वीज़ा होता क्या है। तो गैर आप्रवासी वीज़ा है। कैसा वीज़ा है? गैर आप्रवासी वीज़ा है। दूसरे नंबर पे ये दोस्तों जो अमेरिका के अलावा, है ना, अमेरिकी जो कंपनियां हैं उनके द्वारा विदेशी कर्मचारियों को विशेष व्यवसायों में नियोजित करने की अनुमति देता है। कहने का मतलब ये है, जो यूएस की कंपनीज हैं दोस्तों, जो यूएस की कंपनियां हैं ना, तो ये दोस्तों क्या करती हैं? एम्प्लॉयज़ को हायर करती हैं। तो कहाँ से हायर करेंगे दोस्तों? तो कोई विदेशी व्यक्ति जाएगा और अमेरिकी कंपनी में काम करेगा, तो इस विदेशी व्यक्ति को यूएस कंपनीज में काम करने के लिए क्या होना चाहिए? कोई वीज़ा होना चाहिए, कुछ ना कुछ वीज़ा होना चाहिए। तो वो विदेशी जो व्यक्ति है वो क्या करेगा? H1B वीज़ा को पहले प्राप्त करेगा, फिर उसके बाद में यूएस कंपनी में काम करेगा। तो सीधे सी बात यह है कि अमेरिकी कंपनियों द्वारा विदेशी कर्मचारियों को विशेष व्यवसायों में नियोजित करने की अनुमति देता है H1B वीज़ा। तो अब ये बात समझ में आ गई होगी कि H1B वीज़ा क्या होता है। तो और ये दूसरा और टर्म ले कि यह कुशल विदेशी कर्मचारियों को यूएसए और आने और अमेरिकी कंपनियों के लिए काम करने की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया गया था, स्पेशली H1B वीज़ा। ठीक है। अब यहाँ पर अगला जो वीज़ा है, वीज़ा कई प्रकार के दोस्तों जारी होते हैं। L11B ये भी एक प्रकार का वीज़ा है, L1B वीज़ा। तो ये दोस्तों विशिष्ट कर्मचारियों के लिए है। किसके लिए है? ये विशिष्ट जो कर्मचारी होते हैं
उसके लिए है दोस्तों, ये विशिष्ट कर्मचारियों के लिए है L1B वीज़ा। और दूसरा है दोस्तों L1A वीज़ा। L1A वीज़ा, तो ये वाला जो वीज़ा है दोस्तों, ये प्रबंधकों और अधिकारियों के लिए है, प्रबंधकों और अधिकारियों के लिए, और अधिकारियों के लिए है दोस्तों। और उसके बाद में आता है E2 वीज़ा। E2 वीज़ा, तो ये वाला दोस्तों वीज़ा है ट्रीटी इन्वेस्टर वीज़ा, इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रीटी इन्वेस्टर वीज़ा। ट्रीटी इन्वेस्टर वीज़ा इसको बोला जाता है। अगले नंबर पे आता है E1। E1 वीज़ा, तो E1 वीज़ा दोस्तों ट्रीटी ट्रेडर वीज़ा होता है। ये कौन सा वीज़ा होता है? ट्रीटी ट्रेडर, यानी जो व्यापार वगैरह, इसके लिए ये वीज़ा जारी किया जाता है। और अगला जो वीज़ा है दोस्तों वो है E3। E3 वीज़ा दोस्तों ये ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के लिए है। ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के लिए ये वीज़ा जारी किया जाता है E3। तो अब समझ में आ गया होगा कि आखिर क्या है ये वीज़ा। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया गया है और यह सुरंग कहाँ पर है दोस्तों, ये बताना है। तो ये सुरंग दोस्तों स्थित है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में ये सुरंग स्थित है। और जम्मू कश्मीर में कहाँ पर दोस्तों? तो श्रीनगर लेह राजमार्ग पर, ये जो राजमार्ग है यहाँ पर दोस्तों ये सुरंग स्थित है। और ये दोस्तों कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करेगी? तो ये गगनी दोस्तों एक प्लेस है, गगनी से सोनमार्ग तक ये सुरंग कनेक्ट करेगी। और ये जो बीच की दोस्तों डिस्टेंस है ये लगभग 6.5 किलोमीटर है। यहाँ पर कितनी डिस्टेंस है? 6.5 किलोमीटर। और इसका निर्माण जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा किया जा रहा है? इस सुरंग का दोस्तों निर्माण किसके द्वारा? राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, इसके द्वारा इस सुरंग का निर्माण किया गया है। विकास निगम लिमिटेड, ये चीज़ें याद रखनी है। अब यहाँ पर अगले टर्म की दोस्तों बात कर लेते हैं कि जोजिला पास दोस्तों जम्मू कश्मीर में है, तो इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जोजिला पास बोलिए दोस्तों, या फिर जोजिला दर्रा भी बोल सकते हैं। ये नेशनल हाईवे 1 पर स्थित है, पहली बात। और कहाँ पर है दोस्तों जोजिला पास? तो ये जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। और ये एक उच्च पहाड़ी दर्रा है। कैसा है? उच्च पहाड़ी दर्रा है। और ये किसको किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। लेह दोस्तों कहाँ पे है? लेह लद्दाख क्षेत्र में आता है। तो इन दोनों को जोड़ता है। यदि और हम बात करें जोजिला पास की, तो ये दोस्तों इसे हम क्या बोलते हैं? इसे आईसी स्ट्रॉम पास भी बोलते हैं। ये भी याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? आईसी स्ट्रॉम दर्रा के नाम से भी ये जाना जाता है जोजिला पास। अब अगले टर्म की बात करेंगे। यहाँ पर एक जोजिला पास तो है, ये जोजिला सुरंग परियोजना दोस्तों, जो जोजिला सुरंग परियोजना थी, जोजिला सुरंग है ना, जोजिला सुरंग परियोजना, तो इसकी शुरुआत जो की गई थी वो दोस्तों 2018 में की गई थी। और ये एशिया की सबसे लंबी सुरंग है दोस्तों। जो जोजिला सुरंग है ये एशिया की सबसे लंबी सुरंग है। ठीक है दोस्तों, एशिया की सबसे लंबी सुरंग है। अब चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। तो अगली न्यूज है दोस्तों, हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर जो दिख रहे हैं न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर, तो ये दोस्तों हैं इलाहाबाद। दोस्तों इलाहाबाद जो हाईकोर्ट है उसके दोस्तों क्या है? मुख्य न्यायाधीश हैं। ये दोस्तों पहले कार्यवाहक न्यायाधीश थे इलाहाबाद हाईकोर्ट के, लेकिन इनको 26 मार्च 2023 को इनको शपथ दोस्तों यहाँ पर दिलाई गई एज ए मुख्य न्यायाधीश ऑफ हाईकोर्ट। दोस्तों न्यायमूर्ति TS शिवगणनम, ये दोस्तों इसका सही आंसर है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आंसर है न्यायमूर्ति TS शिवगणनम को कलकत्ता उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। अब यहाँ पर बात करें यदि कि जो टी राजा कुमार, तो ये दोस्तों मद्रास हाईकोर्ट, ये दोस्तों किस राज्य के लिए काम करता है? तो तमिलनाडु के लिए काम करता है मद्रास हाईकोर्ट। मद्रास हाईकोर्ट के दोस्तों कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका नाम है दोस्तों टी राजा, न्यायमूर्ति टी राजा। ठीक है। और न्यायमूर्ति विपिन सांघी दोस्तों ये उत्तराखंड हाईकोर्ट के दोस्तों क्या है? मुख्य न्यायाधीश हैं। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल ड्रग चेकिंग डे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों मनाया जाता है 31 मार्च को। कब मनाया जाता है? 31 मार्च को इंटरनेशनल ड्रग चेकिंग डे मनाया जाता है। और 30 मार्च को दोस्तों क्या मनाया जाता है? शून्य अपशिष्ट दिवस। शून्य अपशिष्ट दिवस ये दोस्तों 30 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस। और 16 मार्च को दोस्तों मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। और 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। ठीक है दोस्तों, तो हमने सारे यहाँ पर दिवस कंप्लीट कर दिए हैं। अब यहाँ पर चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय शिपयार्ड के साथ समझौता किया जिसने 11 अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज़ों को और 6 अगली पीढ़ी की मिसाइलों को खरीदा जाएगा। ये समझौता कितने करोड़ रुपए का है? तो यहाँ पर सिंपल से शब्दों में बात करें तो रक्षा मंत्रालय और भारतीय शिपयार्ड के साथ में दोस्तों एक MOU किया गया है जिसमें दोस्तों 11 तो क्या खरीदे जाएंगे अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज और प्लस 6 अगली पीढ़ी के मिसाइल दोस्तों यहाँ पर खरीदी जाएंगी। तो ये समझौता कितने करोड़ रुपए का हुआ है? तो ये समझौता हुआ है 19,600 करोड़ रुपए का। तो यहाँ पर 19,600 करोड़ रुपए का ये समझौता हुआ है। तो इतनी बात दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी कि ये समझौता 19,600 करोड़ रुपए का हुआ है। अगली न्यूज है दोस्तों कर्नाटक। दोस्तों ग्रामीण कर्नाटक को स्वच्छ पेयजल के लिए किस बैंक ने यहाँ पर $363 मिलियन रुपए का ऋण दिया है? उस संस्था का नाम क्या है? तो उस संस्था दोस्तों किसने ये लोन दिया है? तो लोन दिया है दोस्तों विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने ग्रामीण क्षेत्र है कर्नाटक का, वहाँ पर पेयजल की कनेक्टिविटी अच्छी हो सके, वहाँ का विकास हो सके, इसलिए वहाँ पर $363 मिलियन का ऋण दिया है वर्ल्ड बैंक ने। अब यदि यहाँ पर बात करें कि वर्ल्ड बैंक दोस्तों कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों 1944 में। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था न्यू हैम्पशायर सिटी वाशिंगटन DC में, तो वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर भी दोस्तों है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? हेडक्वार्टर भी इसका वाशिंगटन DC में ही है दोस्तों। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है, इसका विश्व बैंक का। यदि बात करें कि विश्व बैंक जो है, जो वर्ल्ड बैंक है, क्या है दोस्तों? वर्ल्ड बैंक। जो विश्व बैंक है तो ये दोस्तों किन 2 संस्थाओं को के मिलने से बना है? तो पहले नंबर पे दोस्तों आता है IBRD। क्या आता है? IBRD और प्लस IDA दोस्तों, इन दोनों के मिलने से दोस्तों विश्व बैंक का निर्माण हो जाता है। तो ये चीज़ समझ में आपको ध्यान में रखना है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप यानी विश्व बैंक समूह अलग चीज़ है, जबकि विश्व बैंक समूह में दोस्तों 5 संस्थाएं आती हैं, जबकि विश्व बैंक समूह में दोस्तों विश्व बैंक भी आता है। जबकि विश्व बैंक की यदि बात करें तो ये दो संस्थाओं से मिलकर के बना है। एक है IBRD और दूसरा है IDA यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IBRD और IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इन दोनों के मिलने से ही वर्ल्ड बैंक का निर्माण हो जाता है। यदि बात करें IBRD तो IBRD में दोस्तों 189 सदस्य हैं। और यदि बात करें IDA की तो इसमें दोस्तों मात्र 174 सदस्य हैं। कितने? 174 मेंबर हैं। और IDA की स्थापना दोस्तों 24 सितंबर 1960 को हुई थी। कब हुई थी? 24 सितंबर 1960 ये IDA की स्थापना हुई थी। और IBRD की दोस्तों स्थापना की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना दोस्तों 1944 में ही हुई थी। ठीक है, 189 सदस्य हैं। और IDA के अध्यक्ष जिम योंग किम हैं दोस्तों, ये याद रखना है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं कि विश्व बैंक समूह दोस्तों क्या होता है। विश्व बैंक समूह आखिर होता क्या चीज़ है? विश्व बैंक समूह, जिसको हम इंग्लिश में वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी बोलते हैं, तो विश्व बैंक समूह। तो विश्व बैंक समूह में दोस्तों कुल कितनी संस्थाएं आती हैं? पहले नंबर पे 5 संस्थाएं आती हैं। पहले नंबर पे कौन आता है दोस्तों? तो पहले नंबर नाम है IBRD। IBRD आता है। IBRD की स्थापना 1944 को 189 सदस्य हैं दोस्तों। और ये क्या करता है? ये मध्यम विकास वाले देश जो होते हैं, मध्यम विकास वाले दोस्तों की बात कर रहा हूँ, मध्यम विकास वाले देशों को और ऋणग्रस्त गरीब देशों को ये दोस्तों लोन देता है। ठीक है, जो ऋणग्रस्त देश हैं, है ना, ऋणग्रस्त देश उनको लोन देता है। ऋणग्रस्त देश नहीं, ऋणग्रस्त गरीब देशों को ये लोन देता है। प्लस मध्यम विकास वाले देशों को लोन कौन देता है? तो IBRD देता है। स्थापना 1944 को। टोटल मेंबर कितने? 189। अब यहाँ पर दूसरे नंबर की जो संस्था है उसका नाम है IFC दोस्तों इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का फुल फॉर्म होता है। हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम बोलते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 को और सदस्य हैं 184। ये याद रखिएगा, 184, 184 सदस्य हैं। और इसका दोस्तों काम क्या है? तो इसका काम है 100 से अधिक विकासशील देशों में उभरते बाजारों में कंपनियों और वित्तीय संस्थानों की रोजगार सर्जित करने में सहायता करना। ठीक है,
और दूसरा जो वर्क है वो है कि टैक्स को जुटाना, और तीसरा जो काम है आईएफसी का वो है कारपोरेट प्रशासन और पर्यावरण प्रदर्शन में सुधार करना। अब बात करें तीसरी संस्था की, तो तीसरी संस्था है दोस्तों आईडीए। आईडीए ये तीसरी संस्था है और इसकी स्थापना दोस्तों 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में। और 173 इसके मेंबर हैं। ठीक है, कितने मेंबर हैं? 173। और दुनिया के सबसे गरीब देशों को ये लोन देता है। दुनिया के सबसे गरीब देशों को दोस्तों कौन लोन देता है? तो वो लोन देता है आईडीए। इसको इसलिए दोस्तों गरीबों की विंडो भी बोला जाता है, गरीबों की खिड़की भी बोला जाता है। सबसे गरीब देशों को ये लोन देता है। चौथे नंबर पे आता है ICSID, ये चौथे नंबर पे संस्था है। इसको दोस्तों से फुल फॉर्म की बात करें तो I फॉर इंटरनेशनल, C फॉर सेंटर फॉर यानी इंटरनेशनल, सेंटर फॉर, S फॉर सेटलमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, यानी एक साथ में कहें इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, ये इसकी हिंदी होती है। तो इसकी स्थापना दोस्तों 1966 में हुई थी। कब हुई थी? 1966 में। और इसका उद्देश्य दोस्तों क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवादों के सुलह और मध्यस्थता के लिए सुविधाएं प्रदान करना, ये इसका काम होता है दोस्तों। अब पांचवें संस्था की बात करें तो पांचवें संस्था है दोस्तों MIGA। MIGA दोस्तों ये क्या है? ये है मल्टी लैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। तो इसकी दोस्तों स्थापना हुई थी 12 अप्रैल, कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई, 12 अप्रैल 1988 को। और इसके जो मेंबर हैं दोस्तों वो मेंबर हैं 179। इसके मेंबर कितने? 179। और जो विकासशील देश हैं, MIGA दोस्तों जो विकासशील देश हैं उनमें FDI को बढ़ावा देता है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है उसको जो विकासशील देश है उसमें बढ़ावा मिले, इसलिए दोस्तों MIGA को यहाँ पर बनाया गया था। तो इसका काम दोस्तों ये होता है। यहाँ पर 5 संस्थाएं दोस्तों विश्व बैंक ग्रुप में शामिल हैं। अब यहाँ पर यदि थोड़ा सा और हम बात कर लें कि IBRD कि यदि IBRD की किसी को सदस्यता चाहिए तो उसके लिए दोस्तों IMF का सदस्य होना जरूरी है। यदि IMF का सदस्य नहीं है वो तो IBRD की सदस्यता उसको नहीं मिलती है। तो IBRD की मेंबरशिप लेने के लिए पहले आपको IMF का सदस्य होना जरूरी है। अब IBRD की सदस्यता मिलने पर ही, यदि आपको IBRD की मेंबरशिप नहीं है तो आपको IDA, IFC और MIGA का सदस्यता नहीं मिलेगी। यानी जब IBRD के आप जब मेंबर होंगे तभी आप IDA और IFC और MIGA यानी इन तीनों के आप तभी मेंबर हो पाएंगे जब आपके पास IBRD की मेंबरशिप होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये चौथे वाले जो ICSID है इसकी सदस्यता कैसे मिलती है? तो इसकी सदस्यता इस प्रकार से मिलती है कि IBRD के सदस्यों के लिए उपलब्ध होती है। पहली बात तो यानी जो ICSID का सदस्य बनना चाहता है वो जो IBRD के सदस्य उन्हीं के लिए उपलब्ध है। पहली बात वही, यानी वही सदस्य इसके बन सकते हैं और कोई सदस्य नहीं बन सकता है। लेकिन अब कंडीशन ये है कि ICG के सदस्य भी होने जरूरी है, यानी वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मेंबर होने चाहिए प्लस IBRD के मेंबर होने चाहिए, तभी वो इसकी सदस्यता के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अब सदस्यता कैसे मिलेगी? एलिजिबल तो वो हो गए, अब सदस्यता मिलेगी इस प्रकार से कि ICSID के प्रशासनिक परिषद के आमंत्रण पर अपने सदस्यों के 2/3 वोट का समर्थन मिलने पर ही इसकी सदस्यता दोस्तों यहाँ पर मिलती है ICSID की। तो ठीक है दोस्तों, अब हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में कंप्लीट डिस्कशन यहाँ पर हो चुका है। तो अब दोस्तों चलते हैं अगले न्यूज की तरफ कि देखते हैं कि अगली न्यूज यहाँ पर क्या है। दोस्तों अगली न्यूज है यहाँ पर रक्षा मंत्रालय और ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड, ये दोस्तों समझौता कर रहे हैं आपस में 1700 करोड़ रुपए का। किसके लिए? जिससे कि दोस्तों क्या किया जाए, ब्रह्मोस मिसाइलों को परचेज किया जा सके, है ना, अगली पीढ़ी की ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदा जा सके। और दूसरे नंबर पे दोस्तों अगली पीढ़ी की समुद्री मोबाइल तटीय बैटरी को दोस्तों यहाँ पर खरीदा जा सके, इसके लिए यहाँ पर ये समझौता साइन किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा, है ना। और दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरे नंबर, ये तो पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर। तो दूसरे नंबर दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइलों को परचेज करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने इस कंपनी के साथ में समझौता किया है ना। तो बताना ये है कि ये जो ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड है ये किन 2 देशों का संयुक्त उपक्रम है, यानी किन 2 देशों के सहयोग से ये कंपनी चलाई जा रही है। तो अब यहाँ पर भारत और यूनाइटेड किंगडम, भारत और रूस, भारत और कनाडा या भारत और ऑस्ट्रेलिया, तो इसका सही आंसर दोस्तों है भारत और रूस के सहयोग से ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को चलाया जा रहा है, यानी संयुक्त उपक्रम है दोस्तों भारत और रूस का। यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल दोस्तों इनका नाम किस प्रकार से रखा गया, तो भारत की दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कोवा नदी, इन दोनों नदियों के नाम को मिश्रित करके ब्रह्मोस मिसाइल का नाम दिया गया और इसी के आधार पर दोस्तों इस कंपनी को ओपन किया गया ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड।
तो अब बात यहाँ पर समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर अब चलते हैं दोस्तों, और ये ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो ये दोस्तों 2.8 मैक की स्पीड से दोस्तों रन कर सकती है, यानी चल सकती है। और प्रथम जो सफल प्रक्षेपण था ब्रह्मोस मिसाइल का वो किया गया था 2 जून 2001 को। कब किया गया था? 2 जून 2001 को ये इसका प्रथम परीक्षण था। और ब्रह्मोस मिसाइल को दोस्तों कहाँ से लॉन्च किया जा सकता है? तो पनडुब्बी से भी लॉन्च किया जा सकता है, जहाज़ों से भी, हवाई जहाज़ों से भी, ज़मीन से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, MTCR। ये दोस्तों ये क्या है? ये मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था है, MTCR। और इसका दोस्तों जो भारत मेंबर बना था MTCR का, भारत कब मेंबर बना? तो भारत मेंबर बना 2016 में। इससे दोस्तों क्या होगा कि भारत जो है, जो अपनी ब्रह्मोस मिसाइल है उसको बाहर विदेशी देशों को निर्यात भी कर सकेगा, और इससे थोड़ा आसानी होगी MTCR का मेंबर बनने की वजह से। अब निर्यात करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो इसका दोस्तों उद्देश्य क्या है MTCR का? इसका उद्देश्य यह है कि सामूहिक विनाश के हथियार को ले जाने में सक्षम मिसाइलों के प्रसार को रोकना इसका उद्देश्य है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो सामूहिक विनाश के हथियार हैं उनको ले जाने में जो मिसाइलें बनाई जाती हैं उस पर रोक लगाई जाए, जिससे कि इस तरीके की मिसाइलों का निर्माण ना हो। तो इस उद्देश्य के साथ में MTCR को बनाया गया था। इसका मेंबर भारत 2016 में बना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक कहाँ पर सक्रिय किया गया? उस स्थान का नाम बताइए। तो कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली, कलकत्ता या चेन्नई या फिर शिलोंग? तो ये किया गया है दोस्तों नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो ये दोस्तों क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है? क्वांटम कंप्यूटिंग दोस्तों होता है कि कंप्यूटर दोस्तों गणना करने के लिए, किसके लिए? गणना, जो कैलकुलेशन करने के लिए दोस्तों दो चीज़ों का इस्तेमाल करता है ना। किसका इस्तेमाल करता है? एक तो दोस्तों क्लासिकल बिट का इस्तेमाल करता है, क्लासिकल बिट का इस्तेमाल करता है, और या फिर इस्तेमाल करेगा वो क्यू बिट्स का। किसका? क्यू बिट्स का इस्तेमाल करेगा, या फिर क्यू बिट्स का दोस्तों प्रयोग करेगा। इन दोनों में से किसी एक चीज़ का वो प्रयोग करता है। ठीक है, या तो क्यू बिट्स का प्रयोग करेगा या फिर वो क्लासिकल बिट का प्रयोग करेगा। तो अब यहाँ पर दोस्तों सवाल ये उठता है कि जो क्लासिकल बिट है दोस्तों, क्लासिकल जो बिट्स है इसकी तुलना में दोस्तों बहुत तेज होती है क्यू बिट्स, यानी क्यू बिट्स बहुत ज़्यादा फास्ट है और ये कैलकुलेशन को बहुत जल्दी कर देती है क्लासिकल बिट की तुलना में। तो इस चीज़ की कैलकुलेशन दोस्तों इसे ही क्या कहा जाता है? क्वांटम कंप्यूटिंग कहा जाता है। यानी कैलकुलेशन कितनी फास्ट हो इसलिए दोस्तों इसको क्वांटम कंप्यूटिंग कहा जाता है। टेलीकॉम नेटवर्क लिंक क्वांटम सुरक्षित संचार प्रदान करती है, जिससे हैकिंग के प्रयासों और साइबर खतरों के प्रति अत्यधिक प्रतिरोध हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों ये बहुत ज़रूरी था इस टेलीकॉम नेटवर्क लिंक का शुरू होना। अब चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। भारत का प्रथम राज्य कौन बन गया जो अपने राज्य के अंदर रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण कर दिया है दोस्तों 100%? यानी वहाँ पर रेलवे जो है, जितनी रेलवे का जो कनेक्शन है, जो जितना भी क्षेत्रफल है, जहाँ जहाँ रेलवे का जो नेटवर्क है उसको दोस्तों 100% विद्युतीकरण कर दिया है उस राज्य ने। तो उस राज्य का दोस्तों नाम है हरियाणा। हरियाणा राज्य ने दोस्तों रेलवे नेटवर्क को 100% विद्युतीकरण कर दिया है, और ये हरियाणा दोस्तों भारत का प्रथम राज्य बन गया है जो इस तरह का कारनामा किया है। टोटली भारतीय रेल की नेटवर्क की बात करें कि कितना लंबा इसका नेटवर्क है भारतीय रेल का, तो उसकी दोस्तों लेंथ है यहाँ पर 67,000 किलोमीटर। 67,000 किलोमीटर दोस्तों भारत का टोटल नेटवर्क है। अब चलते हैं दोस्तों अगले न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है दोस्तों यहाँ पर टाटा पावर का नया CEO और MD किसे बनाया गया है? प्रवीर सिन्हा, शैलेश पाठक या RS रीन या तबलेश पांडे? तो तबलेश पांडे दोस्तों LIC का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। RS रीन को जो गुणवत्ता महानिर्देशक है उसका लेफ्टिनेंट मतलब अध्यक्ष बनाया गया है, और शैलेश पाठक को दोस्तों ये फिक्की का महानिदेशक बनाया गया है। और इसका सही आंसर दोस्तों है प्रवीर सिन्हा। प्रवीर सिन्हा को दोस्तों टाटा पावर का CEO और MD बनाया गया है। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, तो ये टाटा जो पावर है ये भारतीय विद्युत उपयोगिता कंपनी है। भारतीय विद्युत उपयोगिता कंपनी है पहले नंबर पे, और इसका हेडक्वार्टर जो है दोस्तों वो है मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और 2021 में दोस्तों फॉर्च्यून इंडिया द्वारा भारत की सबसे प्रशंसित बिजली कंपनी में इसका नाम था दोस्तों टाटा पावर का। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।